बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तलबा व तालिबात, जैसा कि हमारे वीडियो लेक्चर्स मुख्तलिफ़ दौरानिए के आपके पास पहुंच रहे थे, अब हमने उनके पैटर्न को थोड़ा सा तब्दील किया है कि आप तलबा जब उसको पढ़ते थे तो तवील दौरानिए वाले जो लेक्चर्स थे उनको पढ़ने में आपको दिक्कत होती थी। अब उसके लिए असातिज़ा इकराम ने एक हल ये निकाला है कि आपको एक तवील वीडियो मिलेगी, लेकिन उसमें आपके डेज़ जो हैं वो मेंशन हुआ करेंगे। जिस दिन आपको वो वीडियो मिला करेगी वो आपका डे 1 तस्वुर होगा, और आफ्टर 15-20 मिनट्स आपका डे 2 शुरू हो जाएगा। आप एक वक्त में एक जगह बैठे जो है वो एक डे को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप फ्रेश हैं और आपके पास वक्त भी है तो आप नेक्स्ट डे को उसी वीडियो में एट द स्पॉट पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको डिवाइड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि एक जो हमारा डे होगा वो एक ही टॉपिक पर होगा। जैसा कि क्लास में हम लोग टीचर्स जो हैं आपको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, नो डाउट वो आपका लेक्चर जो है वो 30 to 35 मिनट्स का होता है, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन आंसरिंग, बाज़ औक़ात कोई चीज़ पूछना या बताना, इस वजह से हमारा कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाता है। ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको टू द पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आपने पूरी तवज्जो से उन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स तक जो आपका लेक्चर है उसको सुनना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे अपना वो मसला जो है, वो प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉर्ड करके स्कूल के नंबर पे सेंड कर दें। इंशाअल्लाह हम जल्द अज़ जल्द उसको कवर करेंगे या आपको दोबारा बुला के समझा देंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको व्हाट्सएप पे ही समझा दिया जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदला है। आज का हमारा लेक्चर डे 1 का जो है वो टेंसेस का है। अब टेंसेस जो है ये किस ज़ुबान का वर्ड है? सबसे पहली बात कि टेंस हमें क्यों सीखने हैं? ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, लेकिन हमें ये सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, अगर हम लोग उर्दू बोलते हैं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। वजह कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी फ़ितरी ज़ुबान है, और जब हम फ़ितरी ज़ुबान में बात करते हैं तो बच्चा पैदा होता है वो ख़ुद ब खुद ही, अगर एक पंजाबी घराने में पैदा हुआ है तो अपने वालिदैन की तरह वो पंजाबी बोलना शुरू कर देता है। अगर एक ऐसे घराने में पैदा हुआ है जो घर के तमाम अफराद उर्दू बोलते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बोलना शुरू करता है वो उर्दू बोलता है। वही बच्चा अगर एक पठान के घर में पैदा होता है तो वो पश्तो ज़बान बोलता है, और अगर वही एक अंग्रेज़ के घर में पैदा होता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है। तो ये क्या है कि ये ज़ुबान जो है हम अपने वालिदैन से सीखते हैं, उसके साथ साथ हम उस घर से कि जिस घर में हम पैदा हुए हैं, क्योंकि फ़ितरी ज़ुबान जो है वो हमें फ़ितरतन मिलती है, वालिदैन की तरफ से मिलती है,
उसको हम खुद ब खुद ही सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई और ज़ुबान सीखनी हो जिसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए हमें उसके ज़ाब्ते, उसके कवानीन, उसके उसूल को जानना ज़रूरी है। लिहाजा इंग्लिश ज़ुबान जो है, क्योंकि हमारे लिए ये हमारी ना तो मादरी ज़बान है और ना ही हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बल्कि क्या है कि ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। उसके उसूल जो हैं वो समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने टेंसेस को सीखने की तरफ राग़िब हुए। अब टेंसेस जो है, पहली बात हमने सीख ली कि टेंसेस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। अब ये निकला किससे है, ये निकला है टेम्पस से। किससे निकला है, टेम्पस से, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। अब वर्ड टेम्पस जो है वो मज़ीद जब आगे ट्रांसफ़र हुआ तो वो चेंज हो गया टेंड्री से। किस में चेंज हो गया, टेंड्री में। अब टेंड्री से फिर क्या बन गया, टेंस। लिहाजा इसका मतलब भी ज़ुबाना होता है, टाइम होता है, इसका मतलब भी टाइम होता है, इसका मतलब भी टाइम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में हम ज़माना कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़माना। और ये टेंसेस जो हैं ये किस दौर में हमारे पास जो है वो आए। नो डाउट उस वक़्त हमारा मुल्क पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन बरे सगीर के लोगों के लिए जब यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में लोग आए तो ये टेंसेस जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस कब हुए, 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी में टेंसेस का कॉन्सेप्ट मिला। उर्दू में भी ये ज़माने हम सीखते हैं और हमें ज़रूरत होनी चाहिए सीखने की, लेकिन हम जो है उर्दू में इतनी तवज्जो नहीं देते कि ये कौन सा ज़माना है, क्योंकि हम फितरी तौर पर ही उस ज़माने के मुताबिक बात करते हैं। लिहाजा जब हमें ये पता चल गया कि टेंसेस जो है ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, टेम्पस से निकला है, फिर ये टेंड्री में तब्दील हुआ, फिर टेंस में तब्दील हुआ, इन सब का मतलब टाइम है और उर्दू में हम उसे ज़माना कहते हैं। ये कौन से दौर में हमारे सामने आया, हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया 17वीं सेंचुरी में। अब क्या बात है, अब ये ज़माना जो है ये कितनी तरह के होते हैं। देखें, एक वो ज़माना जब हम पैदा हुए थे, जब हम पैदा हुए थे, यानी उसको हम क्या कहते हैं, गुज़रा हुआ ज़माना। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, पास्ट। एक जिसमें ये मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, या जिस ज़माने की हम बात करेंगे, यानी एक जिसमें हम बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट। और एक वो ज़माना जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जिस ज़माने की हम बात करेंगे, आने वाला दौर, यानी वक्तन फ़वक्तन ये दौर बदलता जाएगा, किसमें, फ्यूचर। तो हमारे पास क्या हो गया कि ज़माने कितनी तरह के आ गए, 3 तरह के। कौन सा, एक जो ज़माना गुज़र चुका, और यानी जैसे हम कहते हैं अगर आपके सामने खाना पड़ा है तो आप क्या कहते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर आपने खाना खा लिया तो आप क्या कहते हैं, मैंने खाना खा लिया, वक्त गुज़र गया। ठीक है, अगर खा रहा हूँ तो अभी मौजूद है। या आपने थोड़ी देर के बाद या कल या परसों कोई काम करना तो आप क्या कहेंगे कि मैं फ़लाँ वक्त में खाना खाऊंगा, या मैं फ़लाँ वक्त में फ़लाँ काम करूंगा। तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अभी वक्त आना है, आने वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। तो पहले क्या है,
पास माजी, प्रेजेंट, हाल, फ्यूचर, मुस्तकबिल। अब ये हमारे सामने जो है वो 3 ज़माने आ गए जिन्होंने हमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में बता दिया। हालांकि अगर हम शायराना तौर पर ये बात समझें तो आप क्या कहते हैं, आपकी बुक में भी वो शेर है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। यानी वहाँ पे शायर क्या कहता है, वो इस ज़िंदगी को 4 दिनों में तकसीम करता है। जबकि अगर हम ज़माने की बात करें तो ज़माने हमारे पास कितनी तरह के हैं, 3 तरह के। और अगर हम बुज़ुर्गों के पास बैठे हों तो वो क्या कहते हैं, ये 2 दिन की ज़िंदगी है, ये सांस आया तो अगले सांस की उम्मीद होनी चाहिए, वरना अगला सांस ना आया तो ज़िंदगी ख़त्म। तो मतलब ये लोगों के कॉन्सेप्ट अपने अपने, लेकिन अगर हम उसूलों को देखें तो हमारे पास क्या है, उन उसूलों, कानून और ज़वाबित के मुताबिक, कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक क्या है, 3 तरह के ज़माने हैं। अब मज़ीद क्या है कि इन ज़मानों को आगे बहरहाल हम अपने वक्त के मुताबिक डिवाइड करते हैं। अगर तो हम कोई आज़ाद इत्तला देते हैं किसी चीज़ की किसी ज़माने में, तो इन तीनों में से किसी एक ज़माने में भी किसी चीज़ के बारे में मुत्तले करते हैं और सिर्फ़ उसकी इत्तला वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। अगर हम कोई काम कर रहे हैं यानी अभी वो जारी है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर एक काम जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, आप कहते हैं मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया था, या क्या है उस काम की तकमील का इजहार है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। क्या कहते हैं, परफेक्ट। लेकिन अगर वक्त के तयन के साथ आपने काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, कुछ अभी आपका जारी है, तो आप क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुत्तलिक। इसको क्या कहते हैं, मुत्तलिक, जिसका मतलब क्या होता है, इत्तला, फक्त। ठीक है, कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं जारी। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, जिसका मतलब क्या होता है, तकमील। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मुकम्मल, जारी, जिसमें तकमील और काम का जारी होना भी ज़रूरी है। अब इसी तरह जब हम किसी ज़माने में कोई बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोई ना कोई सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब उस इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। और उर्दू में क्या कहते हैं, जुमला। बेटा देखिए, सेंटेंस किसको कहते हैं, हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। सेंटेंस कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन सच सीक्वेंस दैट गिव अस मीनिंग्स। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो ऐसी तरतीब में हो जो हमें क्या दे, मानी दे। क्या दे, मानी दे। यानी अगर आप कहते हैं कि स्कूल वो है, जाता, अल्फाज हैं,
मजमुआ है, लेकिन ये सेंटेंस है। वो स्कूल जाता है, तो क्या है कि हमारे पास अगर हम कहते हैं स्कूल है जाता वो, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस नहीं है। जबकि वो स्कूल जाता है, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जो हमें क्या दे रहा है, मीनिंग्स। क्या दे रहा है, मीनिंग्स। अगर हमें मीनिंग ना दे तो ऐसा जुमला जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता। उसके बाद बेटा, ज़िंदगी में जब भी इंसान बोलता है तो वो सेंटेंस की कोई ना कोई टाइप बोलता है। जब भी बोलेगा वो क्या करेगा, सेंटेंस की कोई ना कोई टाइप बोलेगा। हमें उन सेंटेंस की टाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन सी हैं? नंबर 1, जिसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम आप कहते हैं सिंपल। इसी का नेक्स्ट नेम क्या है, इंफॉर्मेटिव। और इसी को असर्टिव भी कहते हैं, ASSERATIVE। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो भी इसी का ही हिस्सा होते हैं, अफर्मेटिव का, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह दूसरी टाइप है जिसमें हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले। पहले कौन से हैं, जिन्हें हम सादा फ़िक्रात कहते हैं, यानी जिनमें मालूमाती फ़िक्रात भी शामिल होते हैं। दूसरे कौन से, इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले या सवालिया फ़िक्रात। तीसरे हमारे कौन से हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, हुक्मिया। क्या कहते हैं, हुक्मिया जुमले या फ़िक्रात। अब इनकी आगे सब काइंड्स हैं, यानी कौन कौन से सेंटेंसेस हुक्मिया होते हैं। नंबर 1 कौन सा है जी, जिसको हम कहते हैं जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो। नंबर 2 जिसमें क्या हो, रिक्वेस्ट हो। नंबर 3 जिसमें क्या है, हमारे पास किसी को मशवरा देना। नेक्स्ट कौन सा है, जब किसी से हम क्या करते हैं, मना करते हैं, या किसी को हम नसीहत करते हैं, या हम किसी के लिए क्या करते हैं, दावत देते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप कौन सी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, ये बेटा 3 तरह के होते हैं, जिनमें नंबर 1 जिनमें क्या हो, हमें हैप्पीनेस हो। नंबर 2 जिसमें हमें सैडनेस हो। और नंबर 3 जिसमें हमें क्या हो, हैरानी हो। ये 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दुआइया जुमले।
दुआया, फ़िक्रात या जुमले, जिनकी दो टाइप्स होती हैं। एक कौन सी है जी, जिसको हम कहते हैं जिसमें प्रे होती है यानी दुआ होती है, और दूसरे कौन से जिसमें हमारी विश होती है। उसके बाद हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाते हैं। ये कौन से सेंटेंस हैं जो कायनाती सच्चाइयाँ हैं, जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं गॉड इज़ वन, या यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, ग्रीड इज़ कर्स। तो बेटा ये हमारे कौन से टेंसेस आ जाते हैं, सेंटेंस कि जो कभी तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये क्या है कि सबसे पहले हमने किससे शुरू किया, टेंसेस से। कौन सी ज़ुबान का वर्ड है, किस लफ्ज़ से निकला है, उसके बाद ये क्या बना, उसके बाद ये क्या बना, इसका मतलब क्या होता है, और ये किस सदी में हमारे सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसके बाद इसके कौन कौन से हिस्से हैं और उसके कितनी टाइप्स हैं, फिर ज़माने को मज़ीद किन किन टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया। फिर अब क्योंकि किसी भी ज़माने में जब हम कोई बात करते हैं तो हम कोई ना कोई सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। जुमला किसे कहते हैं कि जो मीनिंग हमें फ्राहम करे, अल्फाज ऐसी तरतीब में हों कि जो हमें मीनिंग फ्राहम करें। अगर अल्फाज हों लेकिन उनकी तरतीब ठीक ना हो, उनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक ना हो, तो बेटा वो क्या होंगे, वो सेंटेंस नहीं होगा। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको बता दी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन सी हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आज के दिन के लिए हमारे जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यहाँ तक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की बात होगी कि नेक्स्ट डे में हम क्या करते हैं। तो हम बात क्या करने लगे, अब आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बात करेंगे। एक सेंटेंस के कौन कौन से हिस्से होते हैं। मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखें वो स्कूल जा रहा है, हमें बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए कि ही क्या है। ही एक प्रोनाउन है लेकिन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज़ क्या है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद गो हमारे पास क्या है, जिसके साथ ing लगने के बाद ये हमारा वर्ब है। ठीक है, टू जो है हमारे पास क्या है, टू हमारे पास प्रेपोजिशन है। और स्कूल क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा बेटा ये हमें सारे जो हैं ये याद करना ज़रूरी है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बात करें तो वो बेटा नाउन प्रोनाउन से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें एक एक हिस्से का पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई नेम है तो वो क्या है, वो भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर नाम की जगह कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। उसके बाद क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या इसी तरह सेंटेंसेस से लंबा होगा तो उसमें कोई और चीज़ यानी कोई मॉडल वर्ब भी, ही कैन गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकता है। तो कैन क्या होगा, वो किसी वर्ब से पहले जो है वो मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हमें क्या पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लिहाजा उन पार्ट्स की तरतीब के साथ जब हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। बेटा अगर हमें सेंटेंस की समझ ना आई तो हमारे टेंस लिखने का, समझने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि क्या है कि टेंस समझने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे आज के दिन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जैसा कि
गुज़श्ता लेक्चर में हमने टेंसेस के तारुफ़ के बारे में पढ़ा कि टेंस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, टेंस किस लफ्ज़ से निकला है और उस लफ्ज़ की तफसील क्या है, उसके मानी क्या है और किस ज़माने में वो बोला जाता था। फिर हमें सीखने के लिए कौन से ज़माने में टेंसेस जो हैं वो दिए गए कि कोई भी ज़ुबान जो है उसके उसूल जो हैं उनको सीखने के लिए लोगों को कौन से दौर में राग़िब किया गया। लिहाजा हमने वो बात पढ़ी कि ये टेम्पस से निकला है, लैटिन ज़ुबान का वर्ड है और 17वीं सेंचुरी से पहले इसका कोई हमारे तक उलूम के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को टेंसेस के बारे में सीखने की तरफ राग़िब किया गया। अब फिर हमने इस बात को पढ़ा कि टेंस जो है इसका मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा ज़माना होता है, कौन कौन से ज़माने हैं। हमने ये भी बात पढ़ी कि ज़िंदगी में हमारे 3 ज़माने होते हैं, कौन सा, एक पास्ट जो गुज़र चुका है और एक प्रेजेंट जो हमारे पास मौजूद है और एक फ्यूचर जो आने वाला है। अब गुज़रा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना और आने वाला, तीनों के नाम क्या हैं? पास्ट गुज़रा हुआ जिसे हम माजी बोलते हैं, प्रेजेंट मौजूदा जिसे हम हाल कहते हैं और आने वाला जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। लिहाजा देखें बेटा, डे 2 में हमने काम कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हमने जब उसका पूरा तारुफ़ पढ़ा फिर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद मैंने आप लोगों को सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में भी बताया था कि जनाब सेंटेंस जो होता है, एक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कि हम कोई भी बात करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं जो आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सिखाए जाते थे। लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब जो है उसको एज ए एक्सेलरी वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह उसके बाद आपका जो है वो कोई प्रेपोजिशन आती है और एंड पे जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद आपके सिंस या फॉर लगने के बाद आप टाइम को भी लगाते हैं। उसके बाद क्या है, आज का हमारा जो लेसन है वर्क 2 का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल। इंडेफिनिट का मतलब होता है मुत्तलक। टेंस का मतलब क्या होता है? ज़माना। तो हम इसे मुकम्मल तौर पर क्या कहते हैं? फ़ेल, हाल, मुत्तलक। फ़ेल, हाल, मुत्तलक। अब इस ज़माने के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा ज़माना है, इसमें कौन सी बात की जाती है। कल बेटा गुज़श्ता लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मुत्तलक का मतलब क्या होता है। मुत्तलक का मतलब इत्तला देना होता है या फ़क्त सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बताना होता है। ये आदात के तौर पर भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान को पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। अब देखिए, जब कोई भी सेंटेंस जो उर्दू में जिसके आखिर में
ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह वगैरह आता है, उन सेंटेंसेस को हम किसका पार्ट समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब कोई भी टेंस है उसका बेटा आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर मैं समझा दूंगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि सेंटेंस जो है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस है उसके लिखने का तरीका कौन सा है, जिसको हम फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये आप लोगों को मैं उर्दू में इसलिए बेटा लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश में कुछ अल्फाज के मानी समझ ना आए, तो उर्दू क्योंकि हमारी जो है वो आम बोली जाने वाली आम फहम ज़ुबान है, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसको समझने में हमारे लिए आसानी है। आपको कोई भी लफ्ज़ जो है फिर भी मुश्किल लगे तो हम हाजिर हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये उर्दू में आप लोगों को बताया जा रहा है, अपने गौर से देखना है ताकि आपके लिए मुश्किल ना पेश आए। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाता है? वर्ब। उसके बाद क्या आ जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को बेटा उर्दू में कहते हैं फाइल, यानी काम करने वाला। उसको क्या कहते हैं? फाइल। इसको कहते हैं फेल, काम। और ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल, यानी जिस पर काम हो। अब ये तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस के लिए। किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस के लिए। लेकिन एक बात हमें यहाँ समझ आनी चाहिए कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, तो हमारे वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके लिए वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अब जैसे ही हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊं, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा आपके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखें डू या डज में क्या फ़र्क है? वही ईएस का फ़र्क है कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए डज इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए क्या होगा? डू इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है? डू या डज को हम शुरू में ले जाते हैं, डू या डज को हम शुरू में ले जाते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है कि ये हमारे सेंटेंसेस लिखने के तरीके हैं। एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो लिहाजा बेटा बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम टेंस के बारे में कंप्लीटली समझते जाएं तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि हमने सबसे पहले उसका नाम सीखा है कि फ़ेल, हाल, मुत्तलिक, ऐसा ज़माना जिसमें आपको इत्तला दी जा रही है और आप इत्तला वसूल कर रहे हैं।
अब उसके उर्दू फ़िक्रात की पहचान ये है कि उनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। लेकिन उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसके लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उसमें वर्ब आएगा, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, हमारे फ़ाइल उसको उर्दू में बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, काम करने वाला। वर्ब उसको फ़ेल कहते हैं, उसका मतलब होता है काम। ऑब्जेक्ट उसको मफ़ऊल बोलते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। अब यही चीज़ है कि अगर हमारे पास काम करने वाला, काम और जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो तीनों मौजूद हैं तो हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमें ये भी बात समझ आनी चाहिए कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात समझा दी थी कि पर्सन जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन यू, तुम। थर्ड पर्सन में 2 पार्ट्स आते हैं। एक कौन सा, सिंगुलर, ही वो, शी फीमेल के लिए, इट बेजान के लिए, और प्लूरल में क्या आएगा, दे। लिहाजा थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, उन तीनों में कोई भी आएगा तो उसके साथ वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस। जब वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा तो हमारे पास क्या, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हुए कोई मिस्टेक का खदशा बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। डू किस लिए इस्तेमाल करते हैं और डज, डू हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जिनके लिए हमने एस या एस लगाया था उनके लिए हम डज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है कि हम डू या डज को उठाकर शुरू में ले जाते हैं, डू या डज को उठाकर शुरू में ले जाते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे उसके भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखें हम इन्हीं सेंटेंसेस की जो है वो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमें क्या बात सिखाई गई है, और हम सेंटेंस को करते हुए उसको समझ भी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की, सिंपल सेंटेंसेस। वो स्कूल जाता है, एक इंफॉर्मेशन है ना, ही। अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके साथ क्या है, गो, तो गो के साथ क्या लगेगा, ई एस। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए वी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी। अब खेलना की इंग्लिश क्या है, प्ले, वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारे पास जब ये प्लूरल है तो हमने किसी किस्म का वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने क्या किया,
कि हमने ES का इस्तेमाल कर दिया। लिहाजा हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम S या ES लगाएंगे, लेकिन जब हमारे पास प्लूरल होगा उसके साथ हमें S या ES लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह मैं किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एंड पे क्या आ गया, ता हूँ है ना, तो सबसे पहले हमारा ज़हन क्या होना चाहिए कि जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है आया, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आई रीड बुक। अब देखें आई सिंगुलर है लेकिन ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर थर्ड पर्सन होगा, कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम ES लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी है, उसके साथ हमें S या ES लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा यहाँ पे आई रीड्स बुक लिखता है तो बेटा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं जी? अब मैं कहता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। हम क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए बेटा हमने जब डज इस्तेमाल कर दिया, यहाँ ES इस्तेमाल कर दिया है, तो यहाँ हमें ES लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे हमने गो के साथ लगाया था, वर्ब के साथ। डू भी एक वर्ब है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसके साथ S या ES लगाते हैं, वो क्या बन जाता है, डज। लिहाजा हमें यहाँ पे ES लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लगना था, ES। लिहाजा वो हमने ES कहाँ इस्तेमाल कर दिया, डू के साथ। अब हमारे पास गो के साथ ES लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो 2 दफ़ा उसका इस्तेमाल सेंटेंस को गलत कर देगा। इसलिए हम इससे अगले सेंटेंस पे जाते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। We do not play cricket। तो देखें बेटा वी जो है हमारे पास प्लूरल है और वैसे भी फर्स्ट पर्सन है, हमने उसके साथ किसी किस्म का ES इस्तेमाल नहीं किया और हमने डू नॉट इस्तेमाल किया नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद हमने वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगा दिया। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। क्या आएगा, आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये थे बेटा हमारे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवालिया जुमले। कौन से कहते हैं, सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमले जो हैं उनके लिए हमने क्या फॉर्मेशन पढ़ी थी, सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं क्या वो स्कूल जाता है। सवाल पूछा जा रहा है ना, तो एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। क्या हम
क्रिकेट खेलते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? तो क्या है, हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, सवालिया अंदाज के लिए क्या लगाया और एंड पे क्वेश्चन मार्क, तो हमारे सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। लिहाजा डू आई रीड बुक। अब अगर इसमें हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, क्या वो किताब पढ़ता है, तो फिर क्या होगा, क्या वो किताब पढ़ता है। तो क्या है, डज ही रीड बुक। तो देखिए बेटा, जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, पर्सन हमारा बदल गया। पर्सन की तब्दीली के साथ ही हमारा पैटर्न भी बदल गया कि हमने वहाँ पे डू की बजाय क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, डज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे लिए यही चीज़ होती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मनफी सेंटेंसेस। उनमें क्या है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डज ही, अब देखें यहाँ पे मैंने बात समझाई थी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, तो हम क्या लगाएंगे, डज ही नॉट गो टू स्कूल, एंड पे वैसे ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बेटा ये क्या है, ये हमारे सेंटेंसेस लिखने के तरीके हैं कि जिन सेंटेंसेस से हम मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को समझ सकते हैं। पहली बात मैंने क्या समझाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल, हाल, मुत्तलिक। मुत्तलिक का मतलब इत्तला देने वाला। उसकी पहचान क्या है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आता है। उसके बाद उसकी फॉर्मेशन, उसके लिखने का तरीका, कि उसमें पहले तो हमें ये पता हो कि कौन सा सेंटेंस हम लिख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला। वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल, जो काम होता है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा हो। नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हुए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। और बेटा ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें आप डू या डज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो उसके बाद बेटा मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब देखें ही कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी जो है एक प्लूरल है, वैसे भी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमें एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, नो डाउट ये सिंगल है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हम रीड के साथ किसी किस्म का कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंसेस में ही डज नॉट,
अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम डू के साथ एस या एस का इजाफा करके उसको डज बना लेते हैं। बाकी गो के साथ अब हमें ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज को शुरू में ले आते हैं और एंड पे क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। बेटा इन सेंटेंसेस को समझने में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। लिहाजा इन सेंटेंसेस को समझते हुए आपने ध्यान से इसको रीड करना है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट डे के लिए हमारा डे 3 शुरू हो रहा है। डे 3 में हम अगले टेंस को पढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस प्रेजेंट का मतलब हाल, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, टेंस का मतलब फेल या ज़माना। तो हम क्या कहेंगे, फेल, हाल, जारी, फेल, हाल, जारी। देखिए बेटा लास्ट टाइम हमने पिछले डे में पर क्या पढ़ा, फेल, हाल, मुत्तलिक। उसका मतलब क्या था, इत्तला देना। इसका मतलब क्या है कि कोई काम अभी जारी है, चल रहा है, तो उसके लिए आपने क्या कहा है, फेल, हाल, जारी। अब उसकी पहचान क्या है, उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। अब देखें इसकी भी उसी अंदाज से कि जब कोई काम हो रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्लास पढ़ रहे हैं, वो गेम खेल रहा है, कोई भी जिसके एंड पे क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। लड़की कपड़े धो रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं जब आएगा तो फिर हमारे लिए क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिखने का तरीका, इसकी फॉर्मेशन क्या है। देखें बेटा इसके भी लिखने के लिए वही तरीका हम अपनाएंगे ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिंपल की। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। उसके साथ क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा। वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें सब्जेक्ट पहले की तरह हम बात समझेंगे। इसको क्या कहते हैं, फाइल। क्या कहते हैं, फाइल। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, इमदादी फेल। क्या कहते हैं, इमदादी फेल। और वर्ब को हम क्या कहते हैं, फेल। और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, मफऊल। क्या कहते हैं, मफूल। अब इमदादी फेल जब हमारे पास प्रेजेंट होता है तो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, आर। अब हमें ये बात भी समझ आनी चाहिए कि इज़ कहाँ इस्तेमाल होगा। इज़ क्यों कहाँ इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ। ठीक है। और आई कहाँ के साथ क्या लगेगा, एम। किसके साथ, आई के साथ क्या लगेगा, एम।
और आर किस किस के साथ लगेगा, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा, आर। अब देखिए बेटा, हमें यही बात समझ आ जानी चाहिए कि इस थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई के साथ एम लगेगा, और वी, यू और दे तीनों प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि यू जो है ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होगा, तो आर ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड पे फुल स्टॉप। अब क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका इजाफा किया है, नॉट का। बाकी हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ जौन सा लगना है वही लगाना है। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सिंपल में हम सारी चीज़ों का नाम समझ लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइल। उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, इमदादी फ़ेल। अब इमदादी अफ़ाल हमारे कौन कौन से हैं, ही, इज़, एम, आर। इज़ किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट। एम किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई के साथ। और आर किस किस के साथ लगता है, वी, यू और दे। ये प्लूरल है। वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब उसके बाद क्या है बेटा कि उसके बाद हम इस चीज़ को नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करते हैं, वो किसका, नॉट का इजाफा करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठा के शुरू में ले आते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की लिखेंगे। अब सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अली ख़त लिख रहा है। अली थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, अली इज़
राइटिंग अ लेटर। देखिए हमारे पास क्या है, अली क्या है, सब्जेक्ट, अली क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है, वर्ब, और वर्ब के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी, वर्ब के साथ क्या लगाया, आईएनजी। आ लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखें बेटा हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या हमने यही चीज़ें इस्तेमाल की थी कि सबसे पहले हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी वही चीज़ें, जैसे ही हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा समझ आएगा, हमारे लिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए अगर हम कहते हैं लड़के शोर कर रहे हैं, बॉयज आर मेकिंग आ नॉइस। अब देखिए बॉयज़ क्या है, बॉयज़ हमारे पास सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। आर क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। मेकिंग क्या है, मेक फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आ नॉइस क्या है, आ नॉइस हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए बेटा जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हुए थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो हमें उम्मीद है किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह हम कहते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए एंड पे क्या है, रहा हूँ, आई एम रीडिंग आ बुक। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने यही कहा, जब आई इस्तेमाल होगा तो उसके साथ क्या आएगा, एम। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने जब प्लूरल की बात की तो प्लूरल के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, आर। यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, एम। उसके बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा हमें यही स्ट्रक्चर जो है वही दोबारा हमारे सामने आ गया कि हमने जहाँ पे जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले रखा था कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखें यही चीज़ हमारे पास यहाँ चलती आ रही है जिसको हम उसके साथ मैच करते जा रहे हैं। अगर हम इसी को ही बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या फ़र्क क्या रखा था बेटा, आपको याद होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा किया था। किसका इजाफा किया था, नॉट का इजाफा किया था। मैं कहता हूँ वो ख़त नहीं लिख रहा है, तो क्या है, ही is not writing a letter। तो देखिए बेटा वही हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, क्या आ गया, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रखना है, सिर्फ जो हमने यहाँ पे इजाफा किया है नेगेटिव बनाते हुए नॉट का, वही नॉट का हमने इजाफा कर देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंपल से नेगेटिव, किस में तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। मैं किताब नहीं
पढ़ रहा हूँ, क्या आएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तो क्या है, वही हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर रखा, सिर्फ नॉट का इजाफा किया, तो हमारे पास सेंटेंस कौन सा बन गया? नेगेटिव। इसी तरह बेटा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? सवालिया फ़िक्रे। अब क्या है, इनमें हम उर्दू में किस चीज़ का इजाफा करते हैं? उर्दू में हम क्या का इजाफा करते हैं? किसका इजाफा करते हैं? क्या। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं? आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट? देखिए बेटा, आप गौर करें थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट, जो हमारे बॉयज़ हैं। उसके बाद हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यही चीज़ है, और इसके एंड पे हमारे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिहाजा अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही गौर करें तो हमें हर सेंटेंस लिखते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम कहते हैं कि क्या वो ख़त लिख रहा है? तो हम क्या कहेंगे? इज़ ही राइटिंग अ लेटर। तो क्या है कि हमने यहाँ भी बेटा वही ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? ing। उसके बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। लिहाजा इस ड्यूरेशन में हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो भी सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हुए कोई गलती का इम्कान नहीं होगा। अगर हम इसमें ही तीसरी एग्जांपल लिखते हैं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? तो क्या है? एम आई रीडिंग अ बुक? क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ? तो क्या शुरू में हमने क्या इस्तेमाल किया? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और एंड पे क्या इस्तेमाल किया? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। हमारे कौन से सेंटेंस आ जाते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं बेटा? जिन सेंटेंसेस में शुरू में क्या भी आए और उसके मिड में नहीं भी आए। जैसे कि क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट?
तो क्या है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने किस चीज़ का इस्तेमाल कर दिया, नॉट का, और एंड पे वही ऑब्जेक्ट। तो यही पैटर्न बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था। सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई गलती का इम्कान नहीं होगा, और आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक जब लिख रहे होंगे तो एक ऐसा सीक्वेंस बनेगा कि आप चंद सेंटेंसेस लिखने के बाद आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप लिखते हुए खुद ब खुद ही, जैसे हम उर्दू बोलते हैं ना, तो उर्दू बोलते हुए आप कोई ज़माने का ख्याल नहीं रखते, आप ये नहीं सोचते कौन से टेंस में मैंने सेंटेंस बोलना है, बल्कि क्या है आप टू द पॉइंट बोलते जाते हैं, और वो आपका बोलना जो है वो उस ज़माने के मुताबिक ही होता है। ऐसे ही जब हम इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी सेंटेंस लिखते हुए आपको कोई हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर से सुन लें, आज के हमारे डे 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी, पहचान क्या है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसकी फॉर्मेशन क्या है, लिखने का तरीका, बेटा सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, इमदादी फ़ेल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे इमदादी अफ़ाल कौन से हैं, इज़, एम और आर। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। मैंने इसकी नेगेटिव की कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर में नॉट का इस्तेमाल जो है वो कब करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे लगाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं कि उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। बाकी सेंटेंस में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसी तरह बेटा आपको एग्जांपल्स मैंने कोशिश की है कि बड़े अच्छे अंदाज से उसका हर पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। आप उसके मुताबिक जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करते हुए किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लिहाजा आज के थर्ड डे में ये आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। हमारे चौथे दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, चौथे दिन के इस वर्क में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल, फेल हाल मुकम्मल, इसका पूरा नाम क्या है, फेल हाल मुकम्मल। अब इसका नाम परफेक्ट क्यों रखा गया, जबकि हाल की बात है उसमें परफेक्ट। बात यह है कि मौजूदा ज़माने में, मौजूदा औकात में हम कोई काम मुकम्मल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फेल हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान बेटा बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको समझनी है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको महसूस होगा, लेकिन आपने क्या कहना है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आ जाए तो हमें समझ क्या आनी चाहिए
कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या है, पहचान में हमें बात समझ आ गई कि अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है तो वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसके लिखने का तरीका क्या है। इसके लिखने का तरीका गुज़श्ता लेक्चर की तरह जैसे कि हम डे 3 में पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। किसको, सिंपल सेंटेंस को। सबसे पहले देखें, इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा एक्सेलरी वर्ब्स आ जाएंगे जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और एक्सेलरी वर्ब्स यहाँ पे कौन से इस्तेमाल होंगे, हैज़ या हैव। कौन से इस्तेमाल होंगे, हैज़ या हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बेटा आपको याद होगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हुए आप फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या लेते हैं, आपने गौर किया कभी। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेटा प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, और थर्ड फॉर्म जो होती है उसका नाम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल्स। और बाज़ वक़्त आपको ये भी कहा जाता है कि पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल लिखें। उसका मतलब क्या है कि आपने थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है। अब ये क्या है कि ये हमारे पास एक सिंपल सा वे कि वही तरीका, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, काम करने वाला या फ़ाइल। हेल्पिंग वर्ब वही इमदादी फ़ेल, और वर्ब फ़ेल, और ऑब्जेक्ट मफ़ऊल। ये हमारे चार जो इसके पार्ट हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद वर्ब की वैसे ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या कि हमने नेगेटिव बनाते हुए, मनफी फ़िक्रात बनाते हुए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। पहले की तरह ही आपने ये ज़हन में रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा, और बाकी सब कौन से, आई, वी, यू, दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा। अब इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैज़। अब बेटा हम आगे चलें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के क्या कर लेते हैं, शुरू में ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इनके लिए क्या है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो बेटा देखें इसके भी लिखने में वही चीज़ें हमें कि हमने अगर हेल्पिंग वर्ब को बदला है और वर्ब को बदला है तो हमारा क्या है, ज़माना बदल गया है। यही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही हमारे बदलते जाते हैं जिससे हमारे टेंस तब्दील होते जाते हैं। कि अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ एम आर इस्तेमाल कर रहे थे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा रहे थे, शुरू में सब्जेक्ट एंड पे ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ हैव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये चीज़ जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है तो हम उसको समझें सबसे पहले कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। अगर हमें ये बात समझ आ गई कि ये सेंटेंस जो है फलां टेंस का है और उसकी फॉर्मेशन ये है, यानी आपके सबसे पहले पहचान ज़हन में आई, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन आ गई कि उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और एंड पे ये आएगा, तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं। आप पहले सेंटेंस को अच्छे तरीके से बेटा पढ़ें। जब आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो सेंटेंस आपके लिए किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं लाता। लिहाजा आप उस सेंटेंस को पढ़ते हुए ध्यान करेंगे तो उम्मीद है कि वो सेंटेंस लिखते हुए आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। सिंपल सेंटेंस हमने क्या कहा कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लिहाजा मैंने आपको ये भी बात बता दी कि हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब्स हैज़ और हैव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या है, वो खाना खा चुका है। ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव, हैज़। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, फूड। ही हैज़ ईटन फूड, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। He has completed his work। अब देखिए अगर वो completed की जगह done भी लिख देता है तो फिर क्या है, इसका मतलब भी क्या होगा कि कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। अगर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, आई हैव। अब देखिए यहाँ पे ही है तो उसके साथ क्या लग रहा है, हैज़। यहाँ आई है तो हमने फौरी तौर पे क्या समझा, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव। आई हैव डन या कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखें ही था तो हीज वर्क, आई है तो माई वर्क, मैं अपना काम, मेरा काम है। ठीक है, तो देखें इसमें भी हमने सबसे पहली बात क्या समझी, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखें यहाँ भी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे अगर फॉर्मेशन हमारे ज़हन में होगी तो हमारे ये सेंटेंस लिखते हुए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह बेटा हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या चीज़ सीखनी है? सिर्फ़ और सिर्फ देखें हमने किस चीज़ का इजाफ़ा किया था? नॉट का। किस चीज़ का इजाफ़ा किया था? नॉट का। तो हम यहाँ भी क्या है, लड़के अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं, या लड़कों ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। एंड पे है आएगा तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर कहते हैं लड़कों ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो उसका मतलब क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। बॉयज़ हैव नॉट डन देयर वर्क। तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है कि जितने भी इसके पार्ट्स मैंने समझाए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम सेंटेंस करते हैं, वो खत नहीं लिख चुका है। वो खत नहीं लिख चुका है। ही हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। तो क्या है? वो ख़त नहीं लिख चुका है। ही के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि यही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह बेटा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्या का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या वो खाना खा चुका है? एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही ईटन फूड? एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है? तो हम क्या कहेंगे? हैज़ he completed his work? एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह अगर हम बेटा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा क्या होगा कि हम सबसे पहले किस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो खाना नहीं खा चुका है। तो क्या का इस्तेमाल भी और नहीं के, तो हम क्या कहेंगे? हैज़ ही नॉट ईटन फूड? तो देखो बेटा हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नॉट का मज़ीद इस्तेमाल किया तो हमारे पास सेंटेंस कौन सा बन गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बाकी देखें यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या
वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर हैं आगे तो क्या की जगह हम क्या कहेंगे, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हमने हैव क्यों लगाया बेटा, गौर करें। हैव लगाने की वजह क्या है, हमारे पास दे कौन सा है, प्लूरल। दे कौन सा है, प्लूरल, और उसके साथ क्या आना है, हैव। और ये बात मैं यहाँ आपको समझा चुका हूँ कि दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो हमने क्या लगाया, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। अब अगर ही होता तो हिज वर्क, शी होता तो हर वर्क, आई होता तो आई की जगह माई वर्क, दे है तो देयर वर्क। तो बेटा गौर से इसको फिर से देख लो कि सबसे पहले हमने 4th डे के वर्क में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहचान क्या पढ़ी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। अब इसके बाद इसके लिखने का तरीका या इसकी फॉर्मेशन है कि इसको लिखा कैसे जाए। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में बात की कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने क्या बात पढ़ी कि सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ाइल। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ाइल, मतलब काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, इज़, एम और आर, इज़, एम और आर। लेकिन इसमें हम कौन से एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं, हैज़ और हैव। कौन से पढ़ रहे हैं, हैज़ और हैव। अब हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि हैज़ किसके साथ लगता है। तो मैंने बेटा आपको बता दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, इन तीनों के साथ क्या लगेगा, हैज़। और अगर हम हैव की बात करें तो आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वैसे ही कि उससे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा के उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, क्यों जी, थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म का नाम बेटा मैंने बताया था प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल। क्या, पास्ट पार्टिसिपल। और जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है, प्रेजेंट, फिर सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद बेटा हमने ये बात की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लिहाजा इन चीज़ों को हमने इसी तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए, तो हमें कोई मुश्किल बेटा नहीं आएगी। आप देखें, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही हमने अगला सेंटेंस लिखा, उसमें भी यही, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, हमने सेंटेंस फिर चेंज किया, सब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ गया, बस हमारे हेल्पिंग वर्ब बदल गया कि यहाँ पे हमने पहले ही के साथ हैज़ लगाया था, आई के साथ क्या आ गया, हैव आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या है कि ये बेटा हमारे पास सेंटेंस को लिखते हुए किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आने की वजह कि हमें सिर्फ उसकी फॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन हमें पता होगी तो हम सेंटेंस की फॉर्मेशन को पढ़ते हुए
कोई भी मुश्किल सेंटेंस होगा तो तरतीब अपनी ठीक रखेंगे, ऑर्डर्स में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट। नेगेटिव सेंटेंसेस भी लिखते हुए हमने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया और बाकी जो है हमारे पास सेंटेंस वैसे ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाकी तरतीब वही है क्योंकि हम यही तरतीब फॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपने इसी तरतीब के साथ पूरे टेंस को करना है और उम्मीद करता हूँ कि पूरा टेंस करते हुए आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। बेटा नेक्स्ट डे के लिए, डे 5 के लिए आज का हमारा काम अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 5 के लिए बेटा हमारा काम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाल, फेल मुकम्मल, जारी, ज़माना या फेल। तो इसका नाम पूरा क्या बनेगा? फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें नाम को समझने में थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि इसका नाम पहले हमने पढ़ा फेल, हाल, जारी, फिर हमने पढ़ा फेल, हाल, मुकम्मल। अब हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जब कोई काम शुरू करता है, कुछ दौरानियाँ गुज़रने के बाद, कुछ टाइम ड्यूरेशन गुज़र जाने के बाद उसके काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, बाकी अगला हिस्सा अभी जारी है। तो हम क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वक्त को शामिल कर देते हैं और बाकी काम जारी रहे तो हम बता देते हैं कि इतने वक्त में इतना काम मुकम्मल हो गया और बाकी काम जारी है। तो वक्त के तयन ने क्या कर दिया कि हमारे लिए एक ज़माने का इजाफ़ा किस चीज़ का किया कि काम को आप बताते हुए, किसी चीज़ को डिस्कस करते हुए आप बता देते हैं इतना काम मुकम्मल हो गया और इतना काम अभी जारी है। लिहाजा हम इसकी पहचान लिखते हैं। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ वक्त का ज़िक्र हो। किसका? वक्त का ज़िक्र हो तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? वक्त आता है। अब उर्दू फ़िक़रात में क्या है? रहा है, रही है उसके आखिर में आता है, लेकिन उस सेंटेंस में क्या है? वक्त का ज़िक्र होता है। तो वो हमारा सेंटेंस किसका होगा? फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? उसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वक्त आता है। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या बेटा आता है? वक्त आता है। अब इसके लिखने का तरीका बहुत आसान। लेकिन समझने की हद तक आपके लिए बहुत ज़रूरी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब। अब इसका दूसरा नाम क्या है? हम एक्सेलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद एक और एक्सेलरी वर्ब आता है,
जिसको एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, बीन। क्या कहते हैं, बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आ जाता है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हुए वक्त लगा देते हैं। क्या करते हैं, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हुए वक्त लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे वही दो तरह के, हैज़ या हैव। अब बेटा समझने के लिए बाज़ औक़ात बच्चों को ये बात समझाई जाती है कि हैज़ या हैव का इस्तेमाल जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी। अब बच्चे सोचते हैं कि सर थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, इसलिए उनको समझाने के लिए ये भी बात हम करते हैं कि बीन जो है ये क्या है, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन। तो इसके रूल को उसने पूरा कर दिया कि ये हैज़ हैव के फौरी बाद क्या आ गई, थर्ड फॉर्म। और ये हमारे कंटिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो हमारा कौन सा टेंस बन जाता है, कंटिन्यूस। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हमारा टाइम जो है ना उसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं, कुछ औकात हमारे ऐसे हैं जो मुकर्रा होते हैं, जो कभी तब्दील नहीं हो सकते। अब मुकर्रा औकात की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जिनको आप मुकर्रा औकात कहते हैं, जैसा कि आप कहते हैं 1947, ठीक है, 7 o'clock। अब देखिए ये वो टाइम है जिसको आप किसी सूरत भी बदल नहीं सकते। जब ये कह दिया 2 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस। जबकि गैर मुकर्रा क्या है कि हम कहते हैं 2 दिन से। अब वो हमें नहीं पता 2 दिन कौन से हैं, ठीक है, 2 days, ठीक है। या इसी तरह हम कहते हैं 2 hours। तो ऐसे औकात जिनका हमें कंप्लीटली पता नहीं होता उन्हें हम गैर मुकर्रा औकात कहते हैं। इनके साथ क्या लगता है, फॉर। इनके साथ क्या लगता है, फॉर। समझने की हद तक एक और भी मैंने, क्योंकि आपके लेवल तक ये बात है, बड़ी क्लासेस में ये बात नहीं चलती, लेकिन आपके लेवल तक बेटा ये समझने के लिए कि जिन औकात के साथ हम किसी भी सूरत में कोई रद्दो बदल ना कर सकें, यानी उनके प्लूरल ना बना सकें, तो उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, सिंस। क्या लगा देते हैं, सिंस। लेकिन जिनके प्लूरल बना लेते हैं, जैसे डे से डेज़ है, और से ऑर्स है, तो उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, फॉर। क्या लगा देते हैं, फॉर। लिहाजा ये एक मामूली सी समझने की हद तक है, वरना उसका रूल क्या है, रूल यही है कि मुकर्रा औकात जिनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती उनके साथ सिंस लगाया जाता है, और जिनमें कोई ना कोई रद्दो बदल की जा सके या जिनके हमें पता ना हो ये कौन से औकात की बात की जा रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर मुकर्रा औकात, और उनके साथ क्या लगाते हैं, फॉर। अब सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर बेटा आपको समझ आ गई तो आपको अगले समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिंपल सेंटेंस में हमने सबसे पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने 2 दफ़ा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स लिखे। यही बात अगर 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क उसकी एक्सरसाइज में देखें तो उन्होंने यहाँ पे आपको एक्सिलरी वर्ब लिख के दिया हुआ है 2 दफ़ा। क्या दिया हुआ है, 2 दफ़ा क्या दिया है, एक्सिलरी वर्ब्स। और एक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर उन्होंने दोनों चीज़ें लिखी हैं कि हैज़ है, और दूसरे एक्सिलरी वर्ब की जगह उन्होंने क्या लिखा है, बीन। लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम लगाने से पहले हमें उस टाइम का कोई ना कोई
हिस्सा लिखना पड़ता है, यानी सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद हम टाइम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेटा इससे अगली बात हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हुए, नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हुए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद हैज़ या हैव के फौरी बाद बेटा नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब इसी तरह देखें, जैसे हमने ये नॉट का इस्तेमाल हैज़ या हैव के बाद किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद किया, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए यही हैज़ या हैव को बाहर ले आएंगे शुरू में। लिहाजा शुरू में क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये देखें, जब हम पूरी फॉर्मेशन जान लेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेशन में हमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं, लिहाजा फॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फिर हम एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे कि एग्जांपल्स कौन सी हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि फॉर्मेशन अगर अच्छे तरीके से हमें पता चल गई तो हमारे लिए कोई भी एग्जांपल लिखते हुए मुश्किल नहीं आएगी। मैंने क्या बात आपको बताई है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहली चीज़ हमने क्या करनी है कि उसकी पहचान पर गौर करना है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले रहा है, रही है, रहे हैं, और वक्त जब आ जाएगा किसी सेंटेंस में तो हमारा वो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब उसको लिखते हुए हमने गौर करना है कि सब्जेक्ट के बाद 2 दफ़ा मैंने हेल्पिंग वर्ब का नाम लिख दिया, जबकि आपकी बुक में यहाँ एक्सेलरी वर्ब का नाम भी लिखा हुआ है। एक्सेलरी वर्ब आप लिख लें या हैज़ हैव के बाद आप बीन लिख लें, हैज़ या हैव के बाद आप बीन लिख लें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अब औकात क्या है, ये टाइम लिखते हुए बाज़ बच्चों को मुश्किल पेश आती है, इसलिए मैंने टाइम को एक्सप्लेन किया है कि जो मुकर्रर औकात होते हैं जिनमें हम किसी किस्म की कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, ना उनका प्लूरल बना सकते हैं, तो उन औकात को हम क्या कहते हैं कि उनके साथ सिंस लगता है, जबकि गैर मुकर्रर औकात के साथ हम फॉर लगाते हैं। अब इसी तरह उनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं तो हमारा सेंटेंस कौन सा बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर गए हैं और उसके बाद नॉट हमने लगा दिया है तो हमारे पास ये कौन से होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी
और नेगेटिव सेंटेंसेस भी। तो हम इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या है इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हम कहते हैं वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव। ही हैज़ के साथ क्या आएगा, बीन वैसे का वैसे। ही हैज़ बीन। रीड के साथ क्या आ जाएगा, ING फॉर्म। ही हैज़ बीन रीडिंग। अब 2 घंटे है, 2 hours। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिनके साथ क्या आएगा, hours आए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, for 2 hours। for 2 hours। he has been reading for 2 hours। लिहाजा अगर हम इसी को ही नेगेटिव बनाएंगे तो वो क्या आएगा, वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading for 2 hours। तो देखिए बेटा, जब हम उसी सेंटेंस में क्या है नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस कौन सा बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर मैं इसको कहता हूँ, क्या मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज किया है और टाइम भी थोड़ा चेंज किया है। तो क्या है, हैव आई बीन रीडिंग a book for 2 days। तो डेज आ गया ना, तो डेज के लिए भी हमने क्या इस्तेमाल किया, फॉर। इसी तरह मैं कहता हूँ, क्या मैं 2010 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, हमने नेगेटिव भी इस्तेमाल कर दिया और क्या भी इस्तेमाल कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2010। अब देखिए बेटा, मैंने सिंस का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 2010। कोई उसमें रद्दो बदल नहीं है और ना ही ऐसा वक्त है जिसमें हम कोई चीज़ की इबहाम समझ लें कि ये आगे पीछे हो सकता है, मुकर्रर वक्त है। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद क्या आ गया, सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या आ गया, टाइम। तो क्या है कि हमें सेंटेंस को लिखते हुए वही तरीका कि हमारे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एक्सेलरी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर से गौर कर लें कि ये सेंटेंसेस जो हैं हमने किस अंदाज से देखने हैं कि हमने सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, हैज़ या हैव। उसके बाद हमने बीन लगाना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर,
और उसके बाद टाइम। और मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके समझा दिए, जिनके साथ हैज़ लगता है, ही के साथ हैज़, यहाँ भी ही के साथ हैज़ लगा। जैसे ही हमने आई वी का इस्तेमाल किया तो हमने हैव लगा दिया। तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, हैज़ किस किस के साथ लगता है, ही, शी, इट, और हैव किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे। लो जी, ये हमें बात समझ आ गई। इसके बाद हमने उसी चीज़ को देखा कि हमारा वक्त जो है वो दो तरह का है, एक मुकर्रा वक्त होता है और एक गैर मुकर्रा। मुकर्रा वक्त के साथ हम सिंस लगाते हैं, गैर मुकर्रा वक्त के साथ हम फॉर लगाते हैं। उसके बाद नेगेटिव इस्तेमाल कर लिखते हुए सेंटेंस हमने क्या किया कि हमने नॉट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रखा। इस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, उसके बाद नॉट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही। उसकी एग्जांपल्स भी आपको बता दी गई कि उसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया, फिर हैज़, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमारा सिंस या फॉर, फिर हमारा टाइम आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, सब्जेक्ट भी चेंज, हमारे पास बीन वैसे का वैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम आ गया। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया कि हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद मुकर्रा वक्त। यानी हमने उस चीज़ का इस्तेमाल भी कर दिया कि सिंस कहाँ लगना है और फॉर कहाँ लगना है। ये था बेटा हमारे 5वें दिन का काम, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप एकेडमी नंबर पे अपना ऑडियो मैसेज भेजें, इंशाल्लाह हम आपको कोऑपरेट करेंगे।